आज मैं आपके सामने यूनिट थर्ड, जिसमें कि सेंट्रल फोर्सेस इंक्लूड है, उससे संबंधित कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस हिसाब से आपके सामने रख रहा हूँ। इससे आपके बेसिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो यूनिट थर्ड सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड जो हमने सेलेक्ट करे हैं क्वेश्चन, उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला, जैसा कि हमने पढ़ाया है कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं हमने, देखते जाइए एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी V इज पोटेंशियल एनर्जी V इज टू। कौन सा इसमें से सही है? हमने आपको पढ़ाया था F इक्वल टू माइनस डेल U, ये रिलेशन आपको पढ़ाया था। आप ध्यान करिए, आपने जैसे भी पढ़ा हो, डेल U का मतलब ग्रेड U होता है। थोड़ा सा जो क्वेश्चंस के क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, डेल U ना लिख के, पहली चीज तो ये है पोटेंशियल एनर्जी U के बजाय इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी को V से एक्सप्रेस किया गया है। और ऑप्शन आप जानते हो कि डाइवर्जेंस V भी होता है, कर्ल V, इस तरीके से लिख दिए गए फर्जी आंसर्स। अगर आपको F इक्वल टू माइनस ग्रेड V पता है तो यही इसका सही आंसर होगा। डाइवर्जेंस V, कर्ल V, नन ऑफ दीज, इन ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट ही नहीं करना है, तो आंसर है F इक्वल टू माइनस ग्रेड V। हमको याद दिलाना था कि F इक्वल टू माइनस ग्रेड V दिया जाता है, इसलिए हमने बेसिक क्वेश्चन सेलेक्ट किया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बेसिक ही आपके सामने रख रहा हूँ। अदर कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, यानी किसी पार्टिकल पे सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है, तो दूसरे कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। कीपिंग टू मूव ऑन द पाथ, पाथ पे बनाए रखने के लिए क्या होगा? सिंपल, मतलब आंसर हमने दे दिए हैं, mv स्क्वायर बाई आर है, mr ओमेगा स्क्वायर बाई 2, 0 नन ऑफ दीज। देखिए सेंट्रल फोर्स है, बेसिक डेफिनेशन है, उसके अनुसार दूसरे कंपोनेंट या ट्रांसवर्स कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं डिस्कस करने की, तो सीधे सीधे 0 आंसर करना है, तो इसका आंसर होगा 0। अब और बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही शुरुआती क्वेश्चन, बेसिक को हमने क्वेश्चन के रूप में आपके सामने रखा है। सेंट्रल फोर्स की हमने डेफिनेशन बताई थी कि सेंट्रल फोर्स वो है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से के टुवर्ड्स लगता है और अवे लगता है। तो अब इसी बात को हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में सामने रखा है। सेंट्रल फोर्सेस ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। दोनों बातें सही है, लेकिन आधी आधी बातें सही है। तीसरे वाले में लिखा है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, चौथा है नन ऑफ दीज। तो आप समझ रहे होंगे कि ऑप्शन सी बेस्ट है, इसी को हमें टिक करना होगा अगर बेसिक डेफिनेशन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है तो। ठीक है, अब हम जो फॉर्मूले के रूप में हमने पढ़ाया है सेंट्रल फोर्स के बारे में, F इक्वल टू एफ आर कैप, इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो कि R पे डिपेंड कर रहा है, और R कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देने पर वो वेक्टर हो जाता है, ये फोर्स वेक्टर के रूप में दिया हुआ है। यही हमने सेंट्रल फोर्स को डिफाइन किया है। थ्योरेटिकली तो वही होता है, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में हमने यही रखा है, सेंट्रल फोर्स F acting on a particle is expressed as F equal to FR। R वेक्टर लगा दिया है इस पे, जबकि यूनिट वेक्टर होना चाहिए, इसलिए ये सही नहीं हो सकता है। इसमें हमने
एफ आर अपॉन वेक्टर आर लिख दिया है, ये भी सही नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तीसरे में एफ इक्वल टू एफ आर आर कैप, बिल्कुल सही ऑप्शन, जो डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है वही लिखा हुआ है। चौथे को देखने की जरूरत भी नहीं है, नन ऑफ दीज, इसलिए इसका आंसर सी है। अब हम लोग एक और बेसिक क्वेश्चन, जो हमने सेंट्रल फोर्सेस को पढ़ा है, उस बेसिक को डिस्कस करना चाहते हैं। हमने ये बताया था कि जनरल वे में, पहले तो क्वेश्चन देख लिए, जनरली ए सेंट्रल फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय, या एक्सप्रेस्ड एज, जैसे भी आप समझना चाहें। हमने बताया था कि सेंट्रल फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे हमने वेक्टर निशान नहीं लगाया है, माइनस के अपॉन आर टू दी पावर एन होता है। इसी बात को यहाँ क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर क्यू, ये जनरल तो है नहीं। दूसरा एफ इक्वल टू माइनस के इंटू आर टू दी पावर एन है, जबकि के अपॉन आर टू दी पावर एन से डिफाइन होता है, तो ये भी गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है ऑप्शन। तीसरे एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर टू दी पावर एन, जो कि सही लिखा हुआ है। चौथा नन ऑफ दीज है, इसका भी ऑप्शन सी सही है। इस तरीके से आप इस बेसिक चीज़ों को अगर याद रखेंगे तो बेसिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको आप आसानी से सही करके एग्जाम में आएंगे। अब हम लोग एक और बेसिक चीज़ जो सरल सी है, मैंने सरल बातें ही इसमें लिखी, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत कम आनी है, सिर्फ बेसिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आने हैं। ये ऐसा चैप्टर है। छठवां है विच वन इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। हमने कंजर्वेटिव फोर्स समझाए थे कौन कौन से होते हैं। इसमें यह पूछा जा रहा है कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। पहला हमने कहा सेंट्रल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव ये कहा ही जाता है, तो ये गलत हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए तीनों जो है कंजर्वेटिव फोर्स हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में सेंट्रल फोर्स भी आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी। चौथा लिखा हुआ है इसमें विस्कस फोर्स। हमने दो एग्जाम्पल्स आपको बताए थे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल विस्कस फोर्स बताया था, और दूसरा हमने फ्रिक्शनल फोर्स बताया था। जब भी आप विस्कस फोर्स या दूसरा अभी जो हमने बताया था फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों को ही आप सेंट्रल फोर्स ना मान के चलें, तो इसका ऑप्शन का आंसर है डी, विस्कस फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अब आते हैं हम और बेसिक क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 7, इन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर, थोड़ा सा जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी सिलेक्ट किए हैं। इन मूविंग फ्रॉम, फिजिक्स के जनरल क्वेश्चंस, फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। हम बहुत डिटेल में, बड़ा वीडियो हो जाएगा, नहीं डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी ऑप्शंस हैं इंक्रीजेस, B decreases, C remains the same, D none of these। आपको अर्थ की ज्योमेट्री पता है, इक्वेटर और पोल्स होते हैं, और ये भी आपको 11th क्लास से पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है इक्वेटर पे। तो अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो इक्वेटर पे कम होती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है। तो जब हम इक्वेटर से पोल्स पे जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, तो इसका ऑप्शन ए सही है।
इस टाइप के भी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। इसमें आप थोड़ा सा और फिजिक्स में आगे जाएंगे। द फाइनल वेलोसिटी of a body moving against gravity at the maximum height. आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, बहुत सिंपल सा सम है। पहले ऑप्शंस देख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। पहला हमने दे दिया है v²/2g, दूसरा है h/t, तीसरा हम 0 लिख रहे हैं, चौथा हम none of these या any of these, कुछ भी लिखा हो सकता है, हमें सावधान रहना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सिर्फ आपके बेसिक और फॉर्मूले को चेक करना होता है। तो अब आप देखिए कि अर्थ से जब ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज को फेंका जाता है तो किसी वेलोसिटी से फेंका जाता है। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो वो आगे जाना बंद कर देगा। अब जाना बंद क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो होती है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वो 0 हो जाता है। इस सिंपल सी बात को हमने यहाँ पूछ दिया है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी एट द मैक्सिमम हाइट इज या बिकम्स 0। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस किया। आई थिंक समझ गए होंगे। मैं बहुत ही डायरेक्ट समझने वाली भाषा इस्तेमाल करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चल रहे हैं। 9 में हमने क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया है वो ये है, अर्थ से संबंधित, अर्थ को हम रेफरेंस फ्रेम की तरह माने तो क्वेश्चन आप नोट करिए। ए रेफरेंस फ्रेम REFRENCE फ्रेम जो भी आप इमेजिनेशन में लाएंगे, रेफरेंस फ्रेम माने अर्थ ही है, अटैच्ड टू अर्थ। अब अर्थ के बारे में आपको पता है, ये अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करती है और सन के अराउंड ये ऑर्बिटल मोशन में भी होती है, इतनी बात जान लीजिए। ये रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये आप जानते हो। तो अब ए रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ माने अर्थ के साथ रेफरेंस फ्रेम को अटैच कर दिया जाए, माने अर्थ का जो स्वरूप होगा वही रेफरेंस फ्रेम का स्वरूप होगा। तो इससे रिलेटेड कोई अगर ऑप्शन में पूछा जाता है, मैं सुनाऊंगा, लिखूंगा नहीं। एक चीज पहले और सुन लीजिए कि 2 टाइप के हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताए थे, इनर्शियल फ्रेम्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ चूंकि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है, ये बात भी बतानी जरूरी थी। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन, तो ये गलत हो गया। ए। बी में लिखा हुआ है इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इनसाइड इट। माने फिर ये कह रहा है कि इनर्शियल फ्रेम है और ज़बरदस्ती कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इनसाइड इट, जो कि सही ऑप्शन नहीं लग रहा है। तीसरे में लिखा कैन नॉट बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज द अर्थ रोटेशन ऑन रिवोल्यूशन। इसमें कह रहा है कि इनर्शियल फ्रेम
नहीं हो सकता है, चूंकि उसमें रोटेशनल और ऑर्बिटल मोशन दोनों होते हैं। यही इसका ऑप्शन है। चौथे में इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ मूव्स विद रिस्पेक्ट टू द सन। ये तो मतलब उससे बेटर ऑप्शन नहीं है, तो बेटर ऑप्शन सी था, जिसमें लिखा हुआ है कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम। इसमें यह भी लिखा हो सकता है इज एन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल को कैन नॉट लिखें, या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्जेक्टिव के रूप में जो ऑप्शंस लिख दिए जाते हैं उनमें से कैसे आपको सही ऑप्शन को टिक करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, ये मैंने आपको बताया। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें एक फॉर्मूलेशन है जो कि आपका 12th का पढ़ा हुआ है कि कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, सैटेलाइट रिवॉल्व करता, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए इसलिए मैं चित्र बनाता हूँ। ये अर्थ है। तो अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट नंबर 1 t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच होल स्क्वायर बाई जी इंटू एम ई। नोटेशन आप जानते हैं, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, एम ई मास ऑफ द अर्थ है, आर ई अर्थ की रेडियस है, एच अर्थ की सरफेस है, हाइट है, कितनी हाइट पे ये रिवॉल्व कर रहा है। तो ये और ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन में लिखा है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी एन ई। सी ऑप्शन में लिखा है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच सिंपली डिवाइडेड बाई जी एम ई। डी में लिखा हुआ है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच अपॉन जी एम का होल, या ऐसे भी लिख सकते थे t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट या 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन एम जी एम ई पावर 3/2। ये भी लिखने का तरीका हो सकता था। अब ये तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। सही आंसर ये सी है, सॉरी बी है, जिसमें आर ई प्लस एच का होल क्यूब है, नीचे जी एम ई है। एक्चुअली इसको दूसरे रूप में भी लिखा जाता है, आप रिवाइज करेंगे इस ढंग से भी पूछा जा सकता है, आर ई प्लस एच का होल क्यूब जी आर ई स्क्वायर भी होता है, जिसमें आर ई बाहर निकाल लिया जाता है, आर ई स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन बाई चांस इस क्वेश्चन में हमने ये सेलेक्ट किया है, ये सही है, ये भी सही है। हमने इसका दूसरा रूप डिस्कशन में हमने बताया कि एग्जाम में रूप बदला भी जा सकता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हों, वो मैं पॉलिसी लेके चल रहा हूँ। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से संबंधित है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आप क्या जानते हो? अर्थ के रिलेटेड, जैसे जैसे अर्थ घूमती है वैसे ही वैसे वो भी घूमता है, और अर्थ घूमते हुए जैसे ये आदमी यहाँ पहुँच जाता है तो उसी के साथ घूम, जब यहाँ होता है तो यहाँ होगा, जब आदमी यहाँ होगा तो सैटेलाइट यहाँ होगा। यानी ये 24 आवर्स में घूमती है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हमने नहीं पूछा, और इसका भी टाइम पीरियड 24 आवर्स, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आप 24 आवर्स करेंगे।
अब हमने क्या पूछा है, सैटेलाइट इज मूविंग, हम लिख के नहीं डिस्कस कर रहे हैं, टाइम लगेगा। ए सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ बिकम्स जीरो, अगर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन जीरो हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक जीरो हो जाए, यानी कि जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स था वो खत्म हो गया। अब अगर वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से उसी टेंजेंट के अलोंग मूव कर जाएगा। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, उसके आधार पे। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, फॉल टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, कह रहा है कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए तो अर्थ की तरफ गिर जाएगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा, मूव रेडियली आउटवर्ड विद ए वेलोसिटी v, कह रहा नहीं, अगर ये खत्म हो जाए तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आप पढ़ते हो उसकी तरफ चला जाएगा, v वेलोसिटी से या तो अर्थ की तरफ जाएगा, दूसरे वाले में कह रहा है अर्थ से अवे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तीसरे में टेंजेंशियली जाएगा, और चौथे में कह रहा है कि स्पाइरली मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से स्पाइरली मूव करेगा। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ऑप्शन है, इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, मूव, ये बी ऑप्शन हमने लिखा है, या सॉरी जो भी है सी है, जो भी ऑप्शन है, मूव with a velocity v, with a velocity v tangentially to its circular orbit, tangentially स्पर्श रेखा के अनुदिश, tangentially to its circular orbit। अब आपने ये सीख लिया होगा कि सीख क्या लिया, एक ऑप्शन दिया फिजिक्स को सिखाने के लिए कि अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए तो ना तो वो अर्थ की सरफेस की तरफ आ जाएगा, ये ऑप्शन गलत आपको कर देना है, ना ही अर्थ के अवे जाएगा, ये भी आपको गलत मान लेना है, और ना ही स्पाइरली आगे की ओर जाएगा या पीछे की ओर जाएगा, किसी टाइप का लिखा हो कोई हमें सही नहीं मानना है, सिर्फ टेंजेंट के अलोंग चला जाएगा। जैसे आप रस्सी में बाल्टी को घुमाते हो और अगर रस्सी टूट जाती है तो वो टेंजेंशियली जाती है, इससे आप इसका आंसर और समझ सकते हो। मैं समझता हूँ कि इसका आंसर भी आप समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आगे वीडियोस में डिस्कस कर दूंगा। अब हम लोग एक और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप अर्थ को जानते ही हो, इसमें एक पोलर एक्सिस होती है और एक इक्वेटोरियल लाइन होती है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है। इक्वेटोरियल एक्सिस मान सकते हो। तो इसका जो रिवोल्यूशन होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो रिवोल्यूशन होता है, जो घूमती है, सैटेलाइट रिवॉल्व्स या रिक्वेट्स, जो भी है रिवॉल्व्स। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आप सुन लीजिए। अबाउट द पोलर एक्सिस हैज ए टाइम पीरियड लेस देन दैट ऑफ अर्थ सैटेलाइट। इन्होंने कहा कि अर्थ के सैटेलाइट से उसका टाइम पीरियड कम होता है, जो बिल्कुल गलत लिखा है, बराबर होता है। मूव्स फास्टर देन ए नियर अर्थ सैटेलाइट, इन्होंने कहा कि ये उससे दूर चलता है। चौथा ऑप्शन तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कुछ कमज़ोर टाइप के जो इसको नहीं पढ़े होंगे।
इसका आंसर डी लिख दिया है। इसको सिलेक्ट करने में बच्चे गलती कर सकते हैं। इज स्टेशनरी इन स्पेस, जो कि बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। ये आप मान के चलें। सिर्फ जो आपको लर्न करना है वो ये लिखना है, पोलर एक्सिस के अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं। जो भी हमारे लॉन्चिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं इसी आधार पर सिलेक्ट करे जाते हैं कि पोलर एक्सिस के अराउंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को रिवॉल्व कराया जाता है। अब हम 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है ये भी, और सरल है, थ्योरेटिकल है। अगर ये सन है और सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, डिफरेंट पॉइंट से होकर जाता है। सपोज करते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। तो अब मैं क्वेश्चन क्या है, द प्लैनेट मरकरी इज रिवॉल्विंग। मरकरी होता, क्वेश्चन सुन लीजिए, ए प्लैनेट, मरकरी कर दें, वीनस कर दें, हम मरकरी लिख देते हैं। मरकरी इज रिवॉल्विंग, मैं आगे का नहीं लिख रहा हूं। In an elliptical orbit around the sun as shown in the figure, the kinetic energy of Mercury will be greatest. The kinetic energy of the planet is maximum या greatest, ये आप बताएं। हमने ये पढ़ा है पहले से कि जब वो सबसे पास होता है उस समय इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। स्पीड v इज मैक्सिमम। जब वो दूर होता है तो v इज मिनिमम। और इसी तरीके से दूरी के चेंज होने पे उसकी वेलोसिटी या स्पीड घटती बढ़ती रहती है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है सन के जब सबसे करीब होता है, सबसे कम कब होती है जब सन से बहुत दूर होता है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ mv² होता है, मास बदलता नहीं है। तो जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है वहीं पे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो इसमें ऑप्शन में ए बी सी डी जो लिखे हैं उसमें 4 पॉइंट अगर हमने बनाए हैं, हमने बेकार में 1 पॉइंट और बना दिया है, कोई बात नहीं। तो ए बी सी डी, हम 5वां भी ऑप्शन बना देते हैं ई। तो कहाँ पे है मैक्सिमम, ये इसका ऑप्शन का जो आंसर है वो ई पे है, ई होगा। यानी कि अगर प्लैनेट चाहे वो अर्थ क्यों ना हो, हम अर्थ भी लिख सकते थे कि अर्थ अगर रिवॉल्व कर रही है तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी, पॉइंट ई पे। ये आपको आंसर करना है। इसके बहाने हमने एक रिवॉल्यूशन ऑफ जो रिवॉल्व करता है प्लैनेट के बारे में एक जानकारी शेयर करी इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये 13 है या जो भी है, 14 क्वेश्चन नंबर 14। बस 2 क्वेश्चन और करेंगे। इफ R represents the radius of the orbit of a satellite of mass m moving around a planet of mass m, the velocity of satellite। अगर कोई प्लैनेट के अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व करता है
तो एक तरीके से वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है, वीओ के बारे में पूछ रहा है। एक प्लैनेट सैटेलाइट है और दूसरा प्लैनेट है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है। 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं। वीओ इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर, मास हमने अर्थ नहीं लिया है तो जी एम बाई आर लिख दिया है, ये आर इसकी रेडियस है। बी में लिखा हुआ है वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर ही नहीं लिखा, आर स्क्वायर लिखा हुआ है। सी में अंडर रूट जी एम बाई आर है। डी में वी इक्वल टू जी एम अपॉन आर टू दी पावर 5, कुछ भी लिख दीजिए। ये आपने पढ़ा है वी इक्वल टू अर्थ के केस में है ऑर्बिटल वेलोसिटी जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच आपने पढ़ा है, या आर पढ़ा है या आर ई प्लस एच के रूप में पढ़ा है। बस कहने का मतलब है इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें, आर प्लस एच। तो ये ऑप्शन जो सी है वही सही है, आप समझ गए होंगे बहुत आसानी के साथ। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं और खत्म करते हैं। A man measures the period of a pendulum in stationary lift। ये लिफ्ट से संबंधित जबरदस्ती हमने एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है कि लिफ्ट में एक पेंडुलम लगा हुआ है, सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है, उसका टाइम पीरियड t है, इसकी लेंथ l है, यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। अब ये g/4 एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर मूव करती है। A man measures the time period of a pendulum t in stationary lift। अगर स्टेशनरी है तो आप जानते हो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अब अगर लिफ्ट दूसरा पूछ रहा है इफ द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड्स विद एक्सीलरेशन g/4। आप जानते हो कि जब ऊपर चलती है तो नेट एक्सीलरेशन होता है g+a, और अगर डाउनवर्ड आ रही होती तो g-a होता। यहाँ पे g+a लगेगा, यानी कि g की जगह पे हो जाएगा g+g/4, यानी कि 5g/4। तो अब जो फॉर्मूला आएगा ये g' हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई g', यानी कि 2 पाई अंडर रूट एल बाई g+g/4, यानी कि 2 पाई अंडर रूट एल बाई 5g/4। 4 तो ऊपर चला गया और 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा जाके 2 × 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इंटू 1/√5 हो गया, ये t है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 5 है, सॉरी 2t/√5। इस रूप में 4 ऑप्शन है। एक लिखा हुआ है √5/2t, बी में लिखा हुआ है 2/√5 इंटू टी नीचे लिख गया है, सी में लिखा है 2t/√5 2t/√5। तो अब मैं डी लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको निकालना हमारा पर सिखाना था कि आप लिफ्ट से संबंधित भी कभी क्वेश्चन, चूंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी आपके सिलेबस में है यूनिट 1 में, तो उसके हिसाब से भी ये क्वेश्चन हमको ठीक लगा, हमने सेलेक्ट कर लिया है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि टाइम पीरियड लिफ्ट के ऊपर जाने पे ये हो गया। अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती, इसी में अगर हम लोग ऐड करते तो g-g/4 करते तो 3g/4 आता, सॉरी 3g/4 आता। तो ऐसी स्थिति में √5 की जगह पे √3 आता, यानी कि t' जो आता वो आता ये 2t/√3, ये ऑप्शन हो जाता। मैंने एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन भी बताया कि g/5 से अगर नीचे गिर रही हो, g/4 से नीचे गिर रही हो, दूसरी फिगर्स भी ली जा सकती हैं,
कि g/5 से ऊपर जा रही है, g/5 से नीचे जा रही है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है कि g की वैल्यू आपको चेंज करनी है, ऊपर जाने पे g+a, नीचे जाने पे g-a। मैं यहीं पे सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का डिस्कशन ख़त्म करता हूँ। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।